हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। चौधरी अभय सिंह जी ने खुद आना था, लेकिन जब उनको ये खबर मिली उस समय वो बाहर गए हुए थे, तो वो आ नहीं सके, विदेश गए हुए थे। तो उन्होंने खास करके मेरी जिम्मेवारी लगाई, मेरे बड़े भाई की भी जिम्मेवारी लगाई कि भाई तुम दोनों में से किसी एक ने यहाँ जरूर पहुँचना है। और जो ज्ञापन है मेरी तरफ से इस चीज़ को ये ज़रूर मैसेज देना है कि भाई जो ज्ञापन है ये हमारी तरफ से रिसीव भी हुआ है, और ना केवल रिसीव हुआ है बल्कि इस आवाज़ को हम पूर्ण रूप से ना केवल विधानसभा में बल्कि प्रदेश के इस कोने कोने में इस आवाज़ को हम उठाने का काम करेंगे, विधानसभा में भी उठाने का काम करेंगे। और अगर आपको मुख्यमंत्री को जब भी आप ज्ञापन देने जाए तो मुख्यमंत्री के आगे भी हम इस आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। साथ ही साथ इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से तो मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ, हम इस आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। और हमारा जो छात्र संगठन है INLD स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसकी तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि आप एक चीज़ देखिए कि हरियाणा के अंदर कोई ऐसा संगठन नहीं है जो किसी और संगठन की आवाज़ उठाने का काम करे, लेकिन एकमात्र सिर्फ आपका संगठन है जिन्होंने, शायद बहुत सारे अध्यापक होंगे जिनको इस चीज़ के बारे में ध्यान भी नहीं होगा, क्योंकि जो कॉलेज का स्टूडेंट होता है उसको अपने कॉलेज के बारे में तो पता होता है, पर प्राइमरी स्कूलों में क्या चल रहा है इस चीज़ का शायद इतना ज्ञान हम नहीं रखते। पर जो आपने ये चीज़ उठाई है जी, इसके लिए हर तरह से मेरा आपको धन्यवाद है। हमारे ISO के जो और भी साथी आए हैं, हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इतनी बड़ी आवाज़ उठाने का काम करा। आपने इस प्रदेश के, इस देश के जो छोटे बच्चे हैं उनके हितों को उठाने का काम करा। साथ ही साथ जो आज सरकार ने ये कदम उठाए हैं, अगर आप एक चीज पे गौर करेंगे तो इस प्रकार के कदम ये सरकार आज छीनी, जब पिछले टर्म में भी बीजेपी की सरकार बनी थी उस समय से उनकी हमेशा से ये कोशिश रही है कि भाई हम प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जितनी ज्यादा हो सके प्राइवेटाइजेशन लेके आए। हाल ही में मेरे को याद है जी, जब कोरोना आया था तो पिछले 1 साल की बात है, अखबारों में, फोनों पर, मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर एक चुटकुला चला करता था। वो चुटकुला ऐसा था कि एक दिन नरेंद्र मोदी जी कहीं घूम रहे थे, अमित शाह साथ था, घूमते घूमते समुद्र किनारे आ गए, तो मोदी अमित शाह ने कोनी मारे और कहे ये जो समुद्र है ना, एक बूंद नहीं रहने दूंगा, सारा बेच दूंगा। ये चुटकुला इसलिए बनाया था क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री की बड़ी एक आदत है, जो चीज उसने पसंद आ जाएगी उसने बेचने का काम करें। एकमात्र ऐसा देश होगा भारत देश, जब भारत देश का निर्माण हुआ था तो एक सोच के साथ बनाया गया था। उस समय भारत देश के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी बहुत होती थी, बहुत अनेक राजनीतिक दल होया करते थे। और जब भारत की आज़ादी की बारी आई और जब ये फैसला कराया गया कि भारत का संविधान बनेगा, तो आपका जो संविधान होता है वो इस हिसाब से बनाया जाता है कि भाई देश उन्हीं नियमों पे आगे देश चलेगा। तो संविधान के अंदर एक फैसला लिया गया कि भाई उद्योग की जितनी भी चीजें होंगी उनको तो हम प्राइवेट कर देंगे, लेकिन जो सर्विस दी जाती है आम जनता को, एक जो सर्विस देने का काम होता है वो जितना हो सके उसके अंदर सरकार का कंट्रोल रखेगी। और उसका कारण ये है कि जितनी भी आम सर्विस होती है जो जनता के लिए, उनको फायदा दिलाने के लिए होती है, अगर उनमें प्राइवेट लोग आ जाएंगे तो एक सीधी सी बात है, कोई भी प्राइवेट आदमी आज के दिन धंधा करता है तो हमारे लिए नहीं करता, वो पैसे कमाने के लिए करता है। बाजार में कोई या आपने कोई साथी कोई दुकान गाले तो वही करके थोड़ी गाले कि कहीं और को पेट भरना है, तो ही खातर गालेगा वो आपको परिवार को पेट भरना चाहता है। तो जाहिर सी बात है, कई ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर प्राइवेट लोगों का जाना सही नहीं है। जैसे एक भारत की रेल की अगर बात करें तो बड़ी बात चली हुई है, ये बीजेपी सरकार है भारत की रेल को प्राइवेट करना चाह रही है, लेकिन सरकार ये बात नहीं समझती जो भारत की रेल है वो भारत के एक एक आदमी को, गरीब से गरीब आदमी को एक सुविधा देने का काम करती है, जो शायद सरकार ना भी दे पाए। अगर ऐसी चीजें प्राइवेट होने लगी तो फिर आप मान के चलो इनमें महंगाई भी बढ़ेगी, और जिन चीजों में महंगाई बढ़ती है तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होता है इस देश की गरीब जनता को होता है। इसका एक उदाहरण आपने और दूंगा, कोरोना वो साल था, पिछले 3 साल में कोरोना के जितने 3 साल ये कोरोना 2020, 2021, 22 की शुरुआत में भी कोरोना था। ये एक ऐसा समय था पिछले 2-2.5 साल के अंदर, एक आदमी होता था अदानी नाम से,
उसकी कुल मिला के जो उसकी नेटवर्थ थी, जितनी उसके पास संपत्ति थी, 800 करोड़ रुपए की थी। 3 साल में इस एक आदमी की संपत्ति आज के दिन 1,200 करोड़, 1,200 करोड़ से ज्यादा की आज उस आदमी की संपत्ति है। 2.5 साल में एक आदमी ने 1,000 करोड़ से ज्यादा संपत्ति बनाई है, और वो केवल और केवल भाजपा के राज्यकाल में बनाई है। और जितने भी इस देश के पोर्ट है, एयरपोर्ट है, जो आम जनता के लिए बनाए गए थे, आज उन सबका टेंडर इसी कंपनी को दिया जा रहा है। उसी प्रकार जल की बात करो, बिजली की बात करो, रेलवे की बात करो, आज हर चीज है जो सरकार जो है आज के दिन ये कोशिश करिए भाई प्राइवेट लोगों तक ये चीज पहुंच जाए, और भाई सरकारी जो इसके ऊपर निगरानी ये चीज हट जाए। हाल ही में आपने देखने इस सरकार ने तो LIC भी बेचने का काम कर दिया। LIC तो वो संस्था है इस देश की जो देश का हर नागरिक कराता है, और LIC वर्गी चीज है, बेच दे तो आपा क्या। ये सरकार की एक सोच है, ये प्राइवेटाइजेशन की सोच है। मेरे याद है जब FDI कांग्रेस की सरकार लेके आई थी, यही लोग थे भाजपा वाले, यही मुख्यमंत्री थे, यही प्रधानमंत्री थे, दिन रात कांग्रेस को गालियां निकालते थे कि ये प्राइवेटाइजेशन करेंगे, देश को बर्बाद कर देंगे। आज उसी राह पर ये सरकार चलने का काम करी, और सिर्फ वहां पर नहीं, आपको एक इसका उदाहरण दूं, श्रीलंका के बारे में सबने पढ़ा होगा, किस प्रकार से श्रीलंका एक ऐसा देश है जो बिल्कुल तबाह हो गया। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार ने हर चीज में प्राइवेटाइजेशन खुली छोड़ी, और प्राइवेट कंपनियों ने इतने अपने रेट बढ़ा दिए कि उस समय के बाद सरकार ना तो उनको रोक पाई, और सरकार कर्जे में डूबती गई। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आज ये ले लो, आज अगर हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो स्कूल हैं ये कमजोर हैं, जिस प्रकार से जो ये मॉडल स्कूल है इनकी फीस बढ़ानी इन्होंने शुरू कर दी, जिस प्रकार से इन्होंने ऑनलाइन एडमिशन लेने बंद कर दिए, ये साफ एक ही चीज जाहिर करता है कि प्राइवेट स्कूलों के एडमिशन ज्यादा होता है। और आपको सुनकर के बड़ी हैरानी होगी, हरियाणा प्रदेश के अंदर हर 3 दिन में एक सरकारी स्कूल बंद होता है। कितने ऐसे गांव है जिस प्रकार से बंसीलाल जी बता रहे थे, कई स्कूल तो ऐसे हैं जहां पर जरूरत से ज्यादा विद्यापक, और कितने सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पर एक भी विद्यापक नहीं है। और इसका कारण पता है क्या, जब एक स्कूल में कोई भी विद्यापक ना हो, कोई पोस्टिंग ना हो, तो सरकार बहाना बना लेती है कि भाई इसको चलाने का फायदा नहीं है, अब इन बंद कर दो, और 2-3 महीने में उसके आसपास कहीं ना कहीं एक प्राइवेट स्कूल खुल जाता है। अब आप ये मान करके चलो, अगर सरकार इसी तरह का रूपरेखा बनाती गई तो जब भी एक चुनाव आता है, कभी भी कोई चुनाव आता है, तो हमेशा एक बहुत बड़ा मुद्दा जो होता है, खास करके जो वर्किंग पेरेंट्स उनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा ये होता है कि जी प्राइवेट स्कूल वालों की फीस बहुत ज्यादा है, हर साल बढ़ाया करते हैं। हर सरकार आती है, हर सरकार ये कह के जाती है, राजनीतिक दल ये कह के जाता है जी आपकी सरकार बनेगी तो प्राइवेट स्कूल को हम फीस बढ़ाने से रोक देंगे। लेकिन अब एक चीज बताओ जी, आपने सरकारी स्कूल बंद हो गया और सारे ही प्राइवेट हो गया, तो फिर रोकोगा कि नहीं? फिर तो आगे मोनोपोली यही फीस बढ़ावेगा, और आपने मजबूरी कोई टावरान पढ़ाने तो नहीं करा बैठे भेजना पड़ेगा। आप मान करके चलो, हरियाणा प्रदेश वो प्रदेश है जिसके अंदर एजुकेशन का सबसे बड़ा बजट आता है, लेकिन हरियाणा प्रदेश वो प्रदेश भी है जहां पर 1700 करोड़ रुपए हर साल कहां खर्च होते हैं एजुकेशन के अंदर, उसका कभी हिसाब नहीं आता। क्योंकि ये सरकार एक ऐसी सरकार है जो हमारे प्रदेश के सरकारी एजुकेशन सिस्टम को तोड़ने का काम कर रही है। ये जी हुजूरी लगाते हैं आपकी नहीं, वोट मांगने तो आया जावे लोग जी हुजूरी लगावे, अंदाजनी की, अंबानी की, आपके आदमी की, और उन्हीं के लिए, उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए प्राइवेटाइजेशन देने का काम करते हैं। तो मैं तो आपसे एक चीज जरूर कहूंगा कि जो आपने आज मुद्दा उठाया और हमारे तक भी ये बात पहुंचाने का काम करा है, ये सिर्फ एक राजनीतिक दल की बात नहीं, ये तो पूरे प्रदेश को सोचने की बात है। और हम इस मुद्दे को केवल विधानसभा में नहीं, प्रदेश के कोने कोने में जहां पर भी इनेलो का कार्यकर्ता जाएगा, जब जब इनेलो के किसी कार्यकर्ता के हाथ में माइक आएगा, तो हम इस मुद्दे को उठाने का काम करेंगे। क्योंकि लड़ाई एक इंसान की नहीं है, ये लड़ाई हमारे भविष्य की है। जे आपने टाबर ही ढंग कौन पड़ेगा आगे, जे बने आप सुविधा ही कौन दे। आज भी कितना स्कूल है, कितना गांव है जटे टाबरान 20-20 किलोमीटर तक कोई साधन कौन मिले स्कूल जान खातर।
और हर माता पिता के लिए आसान नहीं है कि भी हर बच्चे को वो पूरी तरह से हर तरीके से उसको सुविधा दे सके। एक थाने उदाहरण ही चीज कोई तो ध्यान ही हो लो जब कोरोना आयो तो कितने घर में ई बात की दिक्कत होती कि यार घर में एक मोबाइल हो और टापर 2-3 होता, सारंग की क्लास ऑनलाइन लगती, किया पढ़ा होगा कागजों में रहेगी, कितना टापर तो पढ़ी कौन पाया। जहां सरकार को आज ये समझ लगनी चाहिए कि यार सरकारी स्कूल के बिना थारी पार कौन पड़े। आई चीज देख लीजिए, यही सरकारी स्कूलों के अंदर ए मॉनिटर लगा दिया और डिजिटल वाली क्लास कर दिया तो कोरोना में पढ़ तो लिया टापर। अब एक एक परिवार में ये बात की दिक्कत आ गई कि यार मोबाइल है को नहीं, या घर में एक आदमी का मोबाइल है और सारे ने पढ़ा होगा किया। तो यहीं से ये सरकार की मानसिकता समझ में आती है, यहीं से सरकार की कमजोरी समझ में आती है। तो मैं तो थाने एक चीज कहूंगा और हमेशा जब भी माने कभी कोई इशू मौका मिले मैं तो एक चीज कहूं कि जी असली जकी ताकत है थारे संगठन की, थारे अंदर थे जब तक आवाज ने बुलंद रखोगा, आवाज ने उठा के रखोगा और थे मजबूत रहोगा, इकट्ठा रहोगा तो थाने कोई राजनीतिक दल की जरूरत को नहीं। आज सरकार ने झुके थारी सुननी भी पड़ेगी, पर यदि उसके जब सारा इकट्ठा रहेंगे एकजुट हो गए जब आप सरकार का कान खुलन का काम करांगे। और आज तो आपने सामने एक उदाहरण है, बहुत मोटो उदाहरण है कि एक तरफ तो देश को प्रधानमंत्री खड़े हो और छाती ठोके गए तो 56 इंच की मेरी छाती है मैं झुकूंगा नहीं, और एक तरफ देश का किसान खड़ा हो गया। लोग कहता कि क्यों हो जाए वो मोदी कानून वापस खोल ले, पर प्रधानमंत्री ने भी झुकनो पड़े। बिंगो कारण हुआ है कि भाई जगह लोग भी जिता करके भेजे बिंगे आगे झुकनो पड़े। आज सरकार चेकिंग बल पर बनी हो, पर सरकार देश की आम जनता के बल पर बनी है, अपने दम पर बनी है, थारे दम पर बनी है। इस सरकार ने थारी सुननी भी पड़ेगी, झुकनो भी पड़ेगा, माननी भी पड़ेगी। ऐसा तोड़ने की भी कोशिश करेगा, है आपने 4 आदमी कठी भेज देगा, कठी भेज देगा, यहाँ कर लिया आप यहाँ कर लिया, पर थाने बा मजबूती रखनी पड़ेगी। थे मजबूती न रखो और मारी तरफ इन लोग एक कार्यकर्ता हूँ चौधरी अभय सिंह जी की तरफ जठे भी थाने कभी भी मारी मदद की जरूरत हो निश्चिंत हो गए जी। माने याद करियो थारे साके आज सिर्फ अपनी लड़ाई को नहीं, देश के भविष्य की लड़ाई है। ये लड़ाई में हर तरफ तक मैं थारो साथ दूंगा। तो सभी मान बुलायो, आपकी बात रखने को मौका भी दियो बीजी इसका तरजीह हम सारे बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक बार मेरे साथ भी नारो जरूर लगाओ, विजापा के एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।